हाय लर्नर्स। अभी आप सुन रहे हैं, आजकल मेरे साथ चल रहे हैं हम इस सफ़र में जिसे हम कहते हैं लिटरेचर का, जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है उसकी सीरीज़ में। और पिछली बार हमने एंग्लो नॉर्मन्स का पहला पार्ट किया था और जिसमें हमने सोशल और जितने भी इकोनॉमिक और जितना लिटरेरी बैकग्राउंड था वो सरफेशियल तौर पे किया था। और बाकी बैकग्राउंड्स हम पूरा कर चुके हैं और देखते हैं कि लिटरेरी बैकग्राउंड में लिटरेचर किस तरीके का एंग्लो नॉर्मन्स में था। चलिए चलते हैं। तो जब बात आती है एंग्लो नॉर्मन्स की, तो एंग्लो नॉर्मन्स का जो लिटरेचर है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारी चौसर की एज भी आती है और चौसर की एज से पहले किस तरीके का बैकग्राउंड इंग्लैंड में चल रहा था, इसको जानने के लिए हमें एंग्लो नॉर्मन्स लिटरेचर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के टाइम क्या सामाजिक कंडीशन थी, क्योंकि सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे लिटरेचर को पूरी तरीके से कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस अभी इंग्लैंड में नहीं आई थी, नहीं इन्वेंट हुई थी। और प्रिंटिंग प्रेस ना इन्वेंट होने की वजह से लिटरेचर बहुत एक्सपेंसिव था। लिहाजा बड़े जो तबके के लोग थे सिर्फ उनके पास इसकी पहुंच थी और छोटे लोगों के पास लिटरेचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, वो या तो पार्चमेंट में लिखी जाती थी या फिर क्लोथ्स में या फिर कुछ डिज़ाइनर जो है तरीके की जो हैंड रिटन शीट्स होती थी उन पे लिखी जाती थी। तो आम आदमी के पास पहुंच नहीं थी। दूसरा, मैं आपको बता चुका हूं कि जो कॉमन लाइफ था लिटरेचर के अंदर वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल था, यानी कि छोटे तबके की बात और कॉमन ऑर्डिनरी इंसान की बात लिटरेचर में बिल्कुल नहीं होती थी। जितनी भी बातें होती थी हीरोइक होती थी, नाइटहुड की होती थी, अरिस्टोक्रेटिक क्लास की होती थी और जितने भी बड़े क्लास थे उस तबके की बात होती थी। तीसरी चीज जो है कि फोकस एरिया क्या थे। फोकस एरिया थे हिस्ट्री, रोमांस एंड रिलीजन। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि जिस समय समाज में जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है तो वो एक तरीके से जिस तरीके की घटनाएं घटती हैं उनको डॉक्यूमेंट करने वाले कुछ लोग उस समय हुआ करते थे, जिनको हम क्रोनोलॉजी भी या क्रोनोलॉजिकल राइटर्स भी कहते थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब एक आती है एंग्लो नॉर्मन में, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया एक ऐसी किताब थी जो 1136 में जॉफरी ऑफ मोनोमाउथ ने लिखी थी। और ये किताब इस मायने में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये लिखी गई उस समय ये इसने आगे आने वाली किताबों में बहुत सारी किताबों को प्रभावित किया है। और इस किताब का अगर मैं इंग्लिश में टाइटल बोलूं तो इस किताब का इंग्लिश में टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, यानी कि हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया का मतलब हो गया द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। जॉफरी ने क्या किया? जॉफरी ने जो कैल्टिक लेजेंड्स थे, यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले सबसे पहले जो लोग थे निवासी, उनकी जो कहानियां थी बड़ी हीरोइक डीड्स, और उसमें अपने इमेजिनेशन का एक तड़का लगाया, यानी अपनी कल्पना शक्ति से उसको इम्प्रूव करके उस किताब को छापा। और हालांकि अगर मैं कहूं कि ऐतिहासिक दृष्टि से या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बाद के राइटर्स के लिए सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए किताब हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। अगर हम बात करें एक और किताब की तो लाइमन्स ब्रूट एक किताब है। लाइमन्स नाम के राइटर ने ब्रूट जो किताब लिखी थी वो ठीक 1200 में लिखी थी। और ये इंग्लिश प्रीस्ट थे लाइमन, जो फादर होते। और लाइमन ने बेसिकली जो एक किताब लिखी, ये एक मिडिल इंग्लिश में लिखी गई पोयम है और इसको राइमिंग वर्स में लिखा गया है। और इसका एक और नाम है द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें 16,096 लाइन्स हैं और पूरे ब्रिटेन की हिस्ट्री को नरेट करती हुई किताब है। तो हिस्ट्री में दूसरी किताब जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है लाइमन्स ब्रूट। और ये ट्रॉय के अंत की कहानी से लेके जब ब्राइटन किंगडम और रोमन्स ने यहाँ पर जो है पूरा आधिपत्य जमा लिया था इंग्लैंड में, तब तक की पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करती है। दूसरी जो जॉनर था, दूसरा जॉनर हमने कहा था कि रोमांस थे। तो रोमांस में आने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको ले जाऊंगा। वो ये है कि इस एज को बेसिकली डार्क एज भी कहा जाता है। आखिर क्या कारण है
कि डार्क एज मिडिल एज को कहा जाता है? इसके दो रीजन क्रिटिक्स बताते हैं। नंबर एक जो इसका रीजन है वो है कि इस एज में इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ना के बराबर था। तो लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, जो चीजें थी ऑलरेडी जिस हाशिए पे चीजें चल रही थी उसी तरीके से लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे, और ज़्यादातर बस हिस्ट्री, रोमांस और रिलीजियस बेस्ड किताबें ही लिखी जा रही थी। कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल ग्रुप फॉर्म नहीं हुए थे या कोई नई फिलॉसफी या थ्योरीज पे काम नहीं हो रहा था। दूसरा कारण एक और बताते हैं क्रिटिक, वो है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की बड़ी भारी कमी थी, जिसकी वजह से आगे के राइटर्स इंस्पिरेशन नहीं ले सकते थे, और ना हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल थी जिससे हम कुछ नया क्रिएट कर सकते थे। तो इसलिए कुछ नया ना हो पाने की वजह से इसे डार्क एज भी कहा गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है। अगली बात करें तो फ्रेंच जो भाषा थी उसका और फ्रांसीसी लोगों का इन्फ्लुएंस पूरा दिखाई देता है। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रेंच पूरी तरह डोमिनेट कर चुकी थी, और इसी फ्रेंच के इन्फ्लुएंस से ही हमारे पास आते हैं मेट्रिकल रोमांस। तो अगला जो जॉनर है रोमांस इसमें आता है। अब मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि रोमांस एक ऐसा वर्ड है जिसको लेके ज़्यादातर लोग पूरी तरह बिल्कुल क्लियर नहीं है। देखिए, रोमांस आया है ROMANZ, रोमांस वर्ड से, और ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, और जिसका मतलब सिर्फ होता है एक वर्स नरेटिव। फ्रांस में होता था वर्स नरेटिव या लॉन्ग पोयम नरेटिंग ए स्टोरी, या तो कविता में कही जाने वाली एक कहानी या एक लंबी कविता जो कहानी को बयां करती हो, उसे कहते थे रोमांस। अब मिडिवल टाइम्स में ये जितनी भी कहानियां कविताओं में कही गई, ये या तो शिवेलरिक होती थी, शिवेलरिक नेचर की, जिसमें सामंत होते थे, नाइट्स जिसे कहते थे, उनके एडवेंचर्स की कहानियां होती थी, या फिर उनके जो है किसी वॉर की कहानी होती थी, उनकी वीरताओं की कहानियां होती थी। और इसमें लव यानी कि जो प्रेम प्रसंग है वो एक खास रोल अदा करता था। लव स्टोरीज और उनके जो लव एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे, और इसी वजह से इसे बाद में रोमांस को लव और लव अफेयर से जोड़ने वाला शब्द भी कहा गया। लेकिन ये रोमांस का वर्ड सिर्फ ये होता है कि एक तो आपका इमेजिनेशन उसमें इन्वॉल्व हो, और काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं उसको रोमांस कहते थे। तो रोमांस का एक और नाम हम कह सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट अगर मैं डेफिनेशन दूं रोमांस की, तो वो हो सकती है एडवेंचर ऑफ वंडर, यानी एक ऐसा एडवेंचरस नरेटिव जिसमें वंडर्स हों, यानी बड़ी ऐसी घटनाएं हों जो आश्चर्य करने वाली हों, हतप्रभ करने वाली घटनाएं हों। मेट्रिकल रोमांस की अगर बात करें तो अब बात करते हैं कि इन रोमांस में कैसी स्टोरी होती थी। देखिए, मेट्रिकल रोमांस तीन तरीके से डिवाइडेड थे इंग्लैंड के अंदर। एक वो थे जिनमें फ्रांस का मैटर था, यानी कि कंटेंट फ्रांस का था, यानी फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच स्टोरीज, फ्रेंच माइथोलॉजीज। एक वो था जिसमें रोमन्स का मैटर था, जिसे मैटर ऑफ रोमन्स भी कह सकते हैं। तो ये सब मेट्रिकल रोमांस, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। और एक जो था वो था इंग्लैंड का मैटर। तो फ्रांस, रोमन और इंग्लैंड के तीन लोगों में इन मेट्रिकल रोमांसेस में अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, जिन्हें मैं बारी बारी से आपको नोट करा रहा हूँ। आप ये नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस के अगर मैटर में चलें कि फ्रांस में कौन से मेट्रिकल रोमांस थे जो फेमस थे, तो सबसे पहला जो आता है वो है हीरोइक डीड्स ऑफ शार्लमैन। शार्लमैन के हीरोइक डीड्स, ये जो एक किताब थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब रही है फ्रांस में। और दूसरी जो रही है वो है चैंसन डी जस्टे। चैंसन डी जस्टे, ये इसको कहा जाता है सॉन्ग्स ऑफ डीड्स। तो ये जो है बेसिकली ये एक किताब थी जो हीरोइक डीड्स ऑफ शार्लमैन को हमने चैंसन डी जस्टे नाम की किताब भी कहा है, सॉन्ग ऑफ डीड्स। दूसरी में अगर हम आए तो मैटर ऑफ रोम। अगर हम मैटर ऑफ रोम की बात करें तो रोम की कहानियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोमांस हमें मिलता है, मेट्रिकल रोमांस, वो है स्टोरीज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान की कहानियाँ। तो ये रोमन्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। और जो रोम की कहानी में बैटल ऑफ ट्रॉय को तो आप कभी भुला ही नहीं सकते, तो बैटल ऑफ ट्रॉय की भी कहानियाँ रोम वाले मैटर में हमें मिलती है। तो रोम वाले मेट्रिकल रोमांस के सेगमेंट में ये दो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और इंग्लैंड में बात करें तो इंग्लैंड में मिलते हैं लेजेंड ऑफ किंग ऑर्थर एंड हिज 12 नाइट्स। किंग ऑर्थर की कहानियाँ जो कि इंग्लैंड में आप जानते हैं कि कितनी फेमस हैं, और उनके 12 नाइट्स
जो ऑर्थर के कहने पे अलग अलग एडवेंचर्स पे जाते थे और नए नए वंडर्स करते थे। और ऑर्थर की कहानी आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, और ऑर्थर की तलवार का नाम भी पूछा जाता है जिसे एक्सकैलिबर कहते हैं, जिसे अजेय माना जाता था। और दूसरी कहानी जो इंग्लैंड के जो दूसरा मैटर मिलता है मेट्रिकल रोमांस में, वो है सर गवेन। तो गवेन एंड द ग्रीन नाइट एक बहुत अच्छी किताब है जो उस समय आई थी, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। ये भी ऑर्थर के एक नाइट्स में माने जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और एक किताब जो बहुत फेमस रही है वो है द आउल एंड द नाइटिंगेल। इस किताब में बेसिकली ये दिखाया गया है कि दो पक्षी जो हैं, आउल एंड नाइटिंगेल, इनकी डिबेट है। और ये एक फेबल है, फेबल जिसे हम, जिसमें जानवर और पक्षी की कहानियाँ होती हैं, पशु पक्षियों की, और वो ह्यूमन की तरह बातें करते हैं। और ये सैटायर भी है। और बेसिकली ये कॉपी और ट्रांसलेट फ्रांस से ही किया गया था। ये पोयम एक लॉन्ग डिस्कशन है, एक लंबा डिबेट प्रेजेंट करता है आउल एंड नाइटिंगेल के बीच। और अगर नाइटिंगेल की बात करें तो नाइटिंगेल बेसिकली जो जिंदगी का गे साइड होता है, यानी कि जो खुशी वाला साइड होता है, प्लेजर वाला, उस हिस्से को बयान करती है सिंबॉलिकली। और आउल रिप्रेजेंट करता है जो स्टर्नर साइड होती है, कि हमें जो लॉ और मॉरल्स, नैतिकता और जो नियमबद्ध कानूनों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना पड़ता है, जिसको करने में आदमी को बहुत परेशानियां होती हैं, वो सारी चीज़ों, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और इनके बीच में एक अच्छी डिबेट है जो मॉरलिस्टिक भी बहुत है। तो ये एक सैटायर का काम भी करती है। इसमें एक बहुत अच्छा ये है कि एक बर्लेस्क वाली कॉमेडी का कॉम्बिनेशन भी है, ट्रेडिशनल बीस्ट फेबल भी लगती है कभी, और कभी कभी ये पॉपुलर वर्स सैटायर यानी पोयम पे किया जाने वाला सैटायर भी प्रतीत होता है। एक और बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है द पर्ल। ये बहुत फेमस है, द पर्ल। और द पर्ल जो है एक बेसिकली ह्यूमन लाइफ की रियलिस्टिक पिक्चर को उभारने वाली पोयम है। और इसमें एक फादर का अपनी बेटी के लिए दुख व्यक्त किया गया है, और उसकी बेटी का नाम है डॉटर मार्गरेट। ये पूछा गया है कि जो फादर है उनकी बेटी का नाम क्या है, तो मार्गरेट आप कह सकते हैं। लेट 14 सेंचुरी की मिडिल इंग्लिश में लिखी हुई पोयम है। और इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर किया गया है, एक तो एलेगरी है और दूसरा ड्रीम विजन है। तो कई बार ऐसे मिक्सचर को हम ड्रीम एलेगरी भी कहते थे। और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसमें स्टेंजा का, जो एक स्टेंजा दूसरे स्टेंजा से लिंक करते हुए चला जाता है। हालांकि ये पोयम का राइटर हमें पता नहीं चल पाया है, और इसलिए आज तक इसे एनोनिमस माना जाता है। लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट लिखी थी, वही इसको लिखता है, क्योंकि स्टाइल और थीम में दोनों एक सी लगते हैं, और वहाँ भी किसी राइटर का हमें कोई अंदाज़ा लगता नहीं है। तो जो पर्ल थी वो लगभग 1212 लाइन के, लगभग 1212 लाइन लंबी पोयम है, जिसमें 101 स्टेंजा हैं और 12 लाइन का हर एक स्टेंजा है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ महान पोयम थी। तो ये एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर था जो आपने देखा कि या तो हिस्ट्री में सिमटता नजर आता है, या फिर पोयम में लिखे गए उन रोमांसेस की बात करता है, और या फिर बात करता है रिलीजियस चीज़ों की और रिलीजन की। तो अगर हम देखें तो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इस तरीके से कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था। हालांकि मैं एक चीज़ और क्लियर कर लूँ कि ड्रामा भी यहाँ पर शुरू हो चुका था, लेकिन ये ड्रामा अभी उस फॉर्म में नहीं आया था जिस फॉर्म में इंग्लैंड में ड्रामा डेवलप होता है बाद में। क्योंकि बाद में मिरेकल, मोरालिटी प्ले और इनकी फॉर्म में जो ड्रामा आता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म के ड्रामा शुरू हो चुके थे। और ऑब्वियस सी बात है कि उन ड्रामाज में ज़्यादा, उन प्लेज में रिलीजन ही बेसिक था। लेकिन अभी हम इनको सेगमेंटेड फॉर्म में रखने लायक नहीं थे। तो आगे एंग्लो नॉर्मन एज से आगे की बातें करेंगे, जब चौसर्स एज में आएंगे और उसके बैकग्राउंड में, तो वहाँ से हम जरूर ड्रामा की बात चौसर के बाद ज़रूर करेंगे, और कैसे उस ज़माने में हल्के से प्लेस डेवलप होने शुरू हुए, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। तो एक तरीके से अपना जो है एंग्लो नॉर्मन में ये जितना भी लिटरेचर था वो इस श्रेणी का तो था कि उस वक्त पे वो अपनी छाप छोड़ सके, लेकिन इस श्रेणी में नहीं आ पाया कि वो बाद के लिटरेचर में अपनी जगह बना सके, एक दो जो वर्क हैं उनको छोड़ के। लेकिन फिर भी इतिहास के मद्देनज़र या इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री और नोइंग हिस्ट्री, इट इज़ समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर। और ये जो 4-5 किताबें मैंने बताई हैं, इन पे ज़रूर कुछ ना कुछ आप पढ़ लें,
और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी ही मिलूँगा एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस।